हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली इस वीडियो में आज के मार्केट्स को डिस्कस करेंगे, कैसे रहे आज के मार्केट्स, आने वाले दिनों में मार्केट्स कहां जा सकते हैं स्पेसिफिकली अंटिल जून 4, क्योंकि उस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं और उसके बाद मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड एट द सेम टाइम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेकर, जो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुका हूँ मेंबर्स के साथ, तो रेगुलरली बात होती रहती है इन स्टॉक्स पर। एंड फाइनली 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं प्रेजेंट लेवल्स पे फॉर द लॉन्गर टर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं आज यानी 23 मई, तो 23 मई को अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट सी ओपनिंग हुई थी, बट उसके बाद मार्केट्स लगातार ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है एंड जो मार्केट्स ने हाई बनाया उसी के आसपास क्लोजिंग मिली है। तो ये कहीं ना कहीं काफी इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट्स अभी स्ट्रॉन्ग रह सकता है फॉर द टाइम बीइंग। एंड अगर इसको डेली चार्ट्स में लगाते हैं तो डेली चार्ट में ये मार्केट जो है लगातार हायर हाइज बना रहा था, हायर लोज बना रहा था, जिसकी वजह से मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा था। एंड मार्केट्स ने जब डिप भी दिया तो भी जो चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसी के आसपास से इसने सपोर्ट लिया है, वहां से अच्छा खासा जंप आया है। तो अगर प्रेजेंटली अगर देखते हैं तो मार्केट्स यहाँ पे नियर अबाउट ये डिस्टेंस बच जाती है, तो दैट मीन्स 23,100 के आसपास तो आसानी से जा सकता है, जहां उसको इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। एंड ऑब्वियसली ये एक इनिशियल प्रेडिक्शन है एट द सेम टाइम, क्योंकि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल है, विक्स भी ऑलमोस्ट 21 क्रॉस कर चुका है, तो परफेक्टली प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। बट एज ऑफ नाउ टेक्निकल्स ये कह रहे हैं, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही है इलेक्शंस को लेकर, कभी बीजेपी का पलड़ा भारी हो रहा है, कभी ओपोजिशन का पलड़ा भारी हो रहा है। तो एज ऑफ नाउ मार्केट्स ऐसे ही मूव करता रहेगा, बट ओवरऑल एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मार्केट्स में। एंड मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि ग्लोबली भी एज सच प्रॉब्लम्स काफी कम दिख रही हैं, क्योंकि जो यूएस गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर बॉन्ड पे, वो भी डिक्लाइन हो रही थी, अभी थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है, बट एज सच कोई भी कंसर्निंग फैक्टर नहीं है। डॉलर इंडेक्स भी 105 के बिलो ट्रेड कर रहा है, जो अगेन कंफर्टेबल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी देखें तो अगेन कंफर्टेबल लेवल पे है, जो एक समय $90 क्रॉस कर चुका था, वो अभी अराउंड $82 to $83 पे ट्रेड कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है ग्लोबली। एंड उसके बाद आज के अगर मार्केट्स को देखते हैं तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 का था, जो अगेन एक एवरेज का रेशियो था। बट अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होगा, अच्छे स्टॉक्स होंगे, तो आई एम वेरी श्योर आपका पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त कर रहा होगा। एंड एडवांस डिक्लाइन रेशियो इतना अच्छा क्यों नहीं था मार्केट्स, जबकि 1.64% मूव किया है निफ्टी अकेला, तो उसका फैक्टर अभी देखते हैं। एंड लास्ट फ्यू डेज से इनफैक्ट मेंबर्स के साथ भी बात हुई थी कि जो एफआईआई की सेलिंग है वो थोड़ी कम हो रही है ओवर द लास्ट फ्यू डेज, जो अगेन पॉजिटिव हो जाता है मार्केट्स के लिए। अगर 17 मई को देखेंगे तो 1600 करोड़ के नेट बायर्स थे एफआईआई, उसके बाद 92 करोड़ के नेट सेलर्स, 1800 के आसपास के नेट सेलर्स, एंड लास्ट 22मई को अराउंड 700 करोड़ के नेट सेलर्स थे। एंड आज यानी 23 मई का डेटा डिस्कस करते हैं तो ऑलमोस्ट 4670, यानी 5000 करोड़ से थोड़ा सा कम के नेट बायर्स रहे हैं एफआईआई। तो एफआईआई ने आज जमकर बाइंग की है, जिसकी वजह से आज लार्ज कैप में अच्छा खासा मोमेंटम दिखा उसके अगेंस्ट में। एंड डीआईआई ने आज ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 146 करोड़ की बाइंग की है, जिसकी वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप ऑन एन एवरेज उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। स्मॉल कैप 250 में देखें तो 0.24% का जंप देखने को मिला है, नियर अबाउट अभी हाई के पास पास निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है। एंड निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स देखें तो ये अपने प्रीवियस जो हाई था उसको क्रॉस करके काफी ऊपर जा चुका है। एंड उसके बाद चलिए अब इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट ये है इंटर ग्लोब एविएशन यानी इंडिगो। ये अभी आई थिंक 2 मंथ्स पहले मैंने इसको ऐड किया था अपने पोर्टफोलियो में। एट द सेम टाइम मेंबर्स को भी बताया था 3400 के आसपास, जिसके आज रिजल्ट्स आए हैं। एंड अगर ईयर ऑन ईयर कंसिडर करें तो प्रॉफिट जो है मोर देन 2 फोल्ड हो गया है। बेसिकली ऑलरेडी प्राइस में ये अकाउंटेड फॉर था, तो इससे इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब एज सच कोई इम्पैक्ट आने वाला है। बट हाँ, प्रॉफिट जो है, जो एक्सपेक्टेशन थी अराउंड 1900 करोड़ की थी, उसी को मीट करते हुए ऑलमोस्ट 1895 करोड़ के नेट प्रॉफिट आया है इंडिगो का। एंड अगर यहाँ पे देखते हैं स्क्रीनर पे, तो ईयर ऑन ईयर अगर देखते हैं सेल्स रही है 14,161 करोड़ से 17,825 करोड़ हो गई है, तो 26% का जंप आया है सेल्स या सेल्स रेवेन्यू में। उसका नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 916 करोड़ से 1894 करोड़ हो गया है, जो मोर देन डबल हो गया है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो स्लाइटली लेस देन डबल है,
बट अगर टैक्स देखते हैं तो नेगेटिव टैक्स है, समहाउ कुछ टैक्स की एंट्री हुई होगी जिसकी वजह से प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ गया है, या फिर इंडिगो ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे 5 करोड़ रुपीस के, तो उसकी वजह से मे बी गवर्नमेंट को उससे कुछ बेनिफिट मिला होगा, नॉट श्योर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है, इनफैक्ट ये पूरा सेक्टर ही अभी आज बहुत जबरदस्त काम कर रहा था, शिप बिल्डिंग सेक्टर। इसमें ऑब्वियसली मैं गार्डन रेज शिप बिल्डर्स को 450 लेवल से डिस्कस किए जा रहा हूँ मेंबर्स के साथ, बहुत सारे मेंबर्स के पास ऑलरेडी है भी। एंड अभी मैंने रिसेंटली मेंबर्स को सजेस्ट किया था मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, एंड इसमें भी आज अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल शिप बिल्डिंग सेक्टर को जंप इसलिए देखने को मिला क्योंकि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो है उसके जो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे कल यानी 22 मई को, उसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला था। सेल 600 करोड़ से 1000 करोड़ क्रॉस कर गई थी, ऑलमोस्ट 70% का ग्रोथ देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स रेवेन्यू में। एंड अगर प्रॉफिट देखते हैं तो ऑलमोस्ट डबल हो गया था ईयर ऑन ईयर, 55 करोड़ से 112 करोड़। तो इसकी वजह से आज पूरा का पूरा सेक्टर बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में ऑलमोस्ट 18-19% का जंप देखने को मिला है आज ही। एंड मजगांव डॉक जो मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीनशॉट पे, मैंने 5th ऑफ अप्रैल को मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था अराउंड 2030 पे। एंड किस लिए डिस्कस किया था वो भी बताता हूँ आपको। एट द सेम टाइम मैंने खुद भी उसी के लेवल के आसपास ऐड किया था इन लेस देन 2 मंथ्स। अच्छा खासा और मोर देन 50% का रिटर्न देखने को मिल रहा है मजगांव डॉक में। एंड मजगांव डॉक मैंने लास्ट ईयर मिस कर दिया था, उस टाइम मैंने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ऐड किया था, बट मजगांव डॉक मिस कर दिया था, तो इस लेवल पे मैं ऐड नहीं करना चाहता था क्योंकि वैल्यूएशन भी हाई हो गई थी, ओवरबॉट भी हो गया था एंड पूरी पब्लिक को पता चल गया था। बट उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक सितंबर 2023 से ये कंसोलिडेट कर रहा था। एंड यहाँ पे देखते हैं तो इसने फर्स्ट बॉटम बनाया, सेकंड बॉटम बनाया, एंड उसके बाद तो जनरली होता है, जनरली इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो एक बार रिटेस्ट करता है, उसके बाद ऊपर की तरफ भागता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला, इसने रिट्रेस किया। ऑलमोस्ट ये जो डिस्टेंस थी, इस पूरी डिस्टेंस की 50% रिट्रेसमेंट हुई, एंड उसके बाद यहां से रॉकेट बन गया है जो ऑलमोस्ट 3125 पे पहुंच गया है। ऑब्वियसली अभी नीचे अगर आरएसआई को देखते हैं तो ऑलमोस्ट 80 के आसपास पहुंच गया था, तो आरएसआई भी काफी ज्यादा हो गया है, तो ओवरबॉट पोजीशन पे है। बट क्योंकि गार्डन रिच बिल्डर्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं तो चांसेस बहुत हाई है कि मजगांव डॉक के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बट ऑब्वियसली ये एक स्पेकुलेशन हो जाती है, बट जनरली एक पीयर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और स्पेसिफिकली उस सेक्टर में जो काइंड ऑफ ओलिगोपोली है, हार्डली 3-4 प्लेयर्स ही हैं इस सेक्टर में। तो अगर डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एटलीस्ट जो आरएसआई है वो बिलो 70 पहुंच जाए तो मे बी आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर 9 ईएमए पे आई डाउट कि इतना स्ट्रॉन्ग करेक्शन आएगा, बट अगर 9 ईएमए पे आ जाता है तो आप डेफिनेटली इसको बिंदास ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ड ऑन योर ओन एनालिसिस। तो फाइनली अब स्टॉक डिस्कस करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो अभी भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो फर्स्ट जो स्टॉक है, अभी तक मैं अपडेट दे रहा था, एंड फर्स्ट जो स्टॉक है जस्ट इंजीनियरिंग, ये मैं काफी दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ, अराउंड 1700-1800 लेवल से मैं मेंबर्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था एक, उसके बाद एक रील भी बनाई कि वाटर सेक्टर से ये मेरा यूनिक पिक है। ये बेसिकली कंपनी वाटर कंट्रोल गेट्स बनाती है, एंड जैसा अभी आपने दुबई में देखा अचानक से अच्छी खासी बारिश हुई जिसके कारण फ्लड्स आ गए थे, तो वाटर कंट्रोल गेट्स काफी जरूरी हो जाते हैं। इनफैक्ट जहां भी फ्लड, जो भी रीजन फ्लड के वल्नरेबल है वहां पे जस्ट इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स बहुत काम आएंगे। एट द सेम टाइम ये ह्यूमन वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग में भी काम करती है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में डिमांड अच्छी खासी रहने वाली है। ऑर्डर बुक भी काफी हाई है, एंड इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे। 169 करोड़ से 217 करोड़ हो गई थी सेल्स, एंड नेट प्रॉफिट 33 करोड़ से 39 करोड़ हो गया था। एंड वो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे तो अराउंड 40% का जंप देखने को मिला था, 35 करोड़ से 49 करोड़। बट टैक्स लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में टैक्स 6% ही था, यहाँ 20% हो गया था, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतना ज्यादा जंप नहीं किया। एंड अगर जस्ट इंजीनियरिंग के फ्यूचर गाइडेंस को देखते हैं जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है, मैं इसकी अर्निंग्स कॉल पढ़ रहा था जो काफी अट्रैक्टिव लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने कहा है कि रेवेन्यू फ्रंट पे FY25 में 30% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो किसी बंदे ने पूछा कि आप बोल रहे हो कि FY28 तक रेवेन्यूज डबल हो जाएंगी, 500 करोड़ है FY24 में, एंड मैनेजमेंट ने कहा है कि FY28 तक 1000 करोड़ की रेवेन्यूज हो जाएगी, दैट मीन्स 4 ईयर्स में डबल हो जाएगी। आप बोल रहे हो FY25 में 30% का ग्रोथ होगा, अगर 30% अपने कंसिडर करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं 30% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो उस हिसाब से तो रेवेन्यूज अराउंड 1300-1400 करोड़ पहुंच जानी चाहिए फ्रॉम 500 करोड़।
बट मैनेजमेंट ने कहा कि नेक्स्ट ईयर 30% का गाइडेंस दे रहे हैं, वो काफी हद तक चांसेस अचीव हो जाएगा, बट उसके बाद गाइडेंस देना मुश्किल है। एंड उसके बाद हो सकता है कि 20% भी ग्रोथ आ जाए। एंड स्पेसिफिकली मैनेजमेंट ये कह रही है कि नेक्स्ट 3 इयर्स या 3 साल के बाद क्या होगा, स्पेसिफिक वर्ड्स में अगर सुने तो, बट इफ आई कुड प्रिडिक्ट द मार्केट 3 इयर्स डाउन द लाइन आई विल बी अ जीनियस। उनका कहने का मतलब है कि 3 इयर्स डाउन द लाइन मार्केट्स को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो एज सच वो गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। बट ओवरऑल जो कंजर्वेटिव गाइडेंस है कि 4 इयर्स में रेवेन्यूज डबल हो जाएंगी, ये कंजर्वेटिव है, जो मैनेजमेंट क्वाइट कॉन्फिडेंट लग रही है कि अचीव हो ही जाएगी। और जस्ट इन केस अगर 3 इयर्स में अचीव हो जाती है तो जिसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। एंड जस्ट इंजीनियरिंग में आज ही इनफैक्ट मेंबर्स के साथ मैंने डिस्कस किया था। आज देख सकते हैं कि जो अर्निंग्स कॉल मैंने पढ़ी उसका अपडेट मैंने दिया, एंड उसके बाद टेक्निकल्स भी डिस्कस किए कि ये काफी ओवरबॉट हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ओवरबॉट हो गया था, लेकिन अब 9 EMA के आसपास आ चुका है, करेक्ट होकर अराउंड 25-50 पे पहुंच गया था, जो काफी ज्यादा ओवरबॉट हो गया था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वहां फ्रेश एंट्री नहीं बनती थी। बट 9 EMA के आसपास इसको सपोर्ट मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, फ्यूचर गाइडेंस बहुत अच्छी दी है, जिसकी वजह से जस्ट इंजीनियरिंग मेंबर्स एटलीस्ट कंसिडर कर सकते हैं उस लेवल पे। उस लेवल पे, जिस लेवल पे मैंने बताया, उस लेवल अराउंड 23-36 प्राइस चल रहा था उस समय, एंड क्लोज होते होते ऑलमोस्ट जस्ट इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है 2470 पे। तो ऑलमोस्ट 5% का जंप आज ही देखने को मिल गया है फ्रॉम इट्स लो। तो ये एक फायदा है, जस्ट इन केस अगर आप मेंबरशिप कंसिडर करना चाहते हैं तो लाइव मार्केट आवर्स में मैं आपको डायरेक्ट अपडेट्स देता रहता हूं। एंड आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये हाई पहुंच गया था अराउंड 2550 के आसपास। यहाँ इसने रिटेस्ट किया 9 EMA के आसपास, एंड 9 EMA से वापस ये जंप करने लगा है। RSI अभी भी 70 के आसपास है, तो थोड़ा सा डिप मिलेगा तो आप डेफिनेटली वापस कंसिडर कर सकते हैं जस्ट इंजीनियरिंग को फॉर द लॉन्गर टर्म। एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो अगर देखते हैं तो इसका 45 का है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का है, पेग रेशियो 0.84 का है। तो कंपनी काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रही है, मैनेजमेंट काफी कैपेबल लग रही है, जिस वजह से जस्ट इंजीनियरिंग को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एब्रप्ट वेदर है, क्लाइमेट है, अचानक कहीं ना कहीं एक्सेसिव रेन होंगी, फ्लड्स होंगे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फ्यूचर में भी डिमांड रह सकती है फॉर इक्विपमेंट लाइक वाटर कंट्रोल गेट्स। और स्पेसिफिकली कई जगह पे वाटर क्राइसिस हो रही है, जिसकी वजह से वाटर रिसाइकलिंग पे भी काम होगा, जिसकी वजह से कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है केन्स। केन्स टेक्नोलॉजीज में मैं लास्ट ईयर इन्वेस्टेड था, बस मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था क्योंकि काफी ओवर प्राइस हो गया था। एंड अभी प्राइस अर्निंग्स रेशियो 170। ऑब्वियसली आप कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर बोलेगा कि 117 बहुत ज्यादा पी है, पी डेफिनेटली ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं इस प्राइस अर्निंग्स रेशियो को अपने को फ्यूचर ग्रोथ के साथ कंसिडर करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं तो 365 करोड़ से ऑलमोस्ट 637 करोड़ हो गई थी सेल्स, एंड नेट प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट डबल हो गया था, 41 करोड़ से 81 करोड़ के आसपास। तो ऑब्वियसली ग्रोथ फिनोमिनल दिखा रही है। एंड इसके जो नोट्स, अगर ट्रांसक्रिप्ट के नोट्स पढ़ते हैं अपने, तो मैनेजमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है कि जो, क्योंकि FY24 में भी अराउंड 60% रेवेन्यू ग्रोथ अचीव की है, मैनेजमेंट कह रहे हैं कि FY25 में भी 60% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और ऊपर से EBITDA मार्जिन जो है वो 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% से इंप्रूव होगा EBITDA मार्जिन। जो अगेन रेवेन्यू अगर 60% से इंक्रीज हो रही है तो चांसेस ये है कि नेट प्रॉफिट मोर देन 60% इंप्रूव होगा बिकॉज ऑफ एन इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशनल EBITDA मार्जिन। एट द सेम टाइम अगर आप ये देखते हैं मैनेजमेंट का जो कहना है, मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट इन अचीविंग द गोल ऑफ reaching a billion dollar revenue by FY28। बिलियन डॉलर रेवेन्यू का मतलब हो गया नियर अबाउट 8,300 करोड़ की रेवेन्यू। एंड FY24 में अगर देखते हैं मैनेजमेंट या कंपनी ने अराउंड 1,800 करोड़ की रेवेन्यूज अचीव की है। तो अगर 1,800 यानी कंजर्वेटिव भी लें तो मैनेजमेंट का कहना है कि नेक्स्ट 4 इयर्स में, नेक्स्ट 4 फाइनेंशियल इयर्स में मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आसानी से एटलीस्ट रेवेन्यूज 4 टाइम्स कर लेगी। और नेक्स्ट ईयर गाइडेंस जैसे मैं बता रहा हूँ रेवेन्यूज की 60% ग्रोथ गाइडेंस है, उस वजह से आप डेफिनेटली इसको इस प्राइस अर्निंग्स पे भी कंसिडर किया जा सकता है लॉन्गर टर्म के लिए। इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ऑब्वियसली गवर्नमेंट की बहुत हाई प्लानिंग भी है एट द सेम टाइम, बट हाँ ऑब्वियसली इलेक्शन रिलेटेड वॉलेटिलिटी रह सकती है स्टॉक में, ओवरऑल मार्केट्स में भी, क्योंकि सेम गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी जरूरी हो जाएगी केन्स टेक के लिए। एंड टेक्निकली अगर देखते हैं केन्स टेक को,
टेक्निकली अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली आरएसआई देखते हैं तो एक समय ऑब्वियसली काफी ज्यादा हो गया था, 77 के आसपास पहुंच गया था, रिजल्ट्स के बाद इसमें काफी ज्यादा जंप देखने को मिला है। अभी भी 70 से थोड़ा सा ऊपर है, अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस लेवल पे भी लेना चाहिए। ऑब्वियसली अगर 9 ईएमए के आसपास आता है, दैट मींस अगर 3100 के आसपास आ जाता है फ्रॉम इट्स प्रेजेंट प्राइस ऑफ 3340, तो बहुत सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा उसको आपको उस लेवल पे। नहीं तो एटलीस्ट ये जो हाई बनाया था, इस हाई के आसपास अगर आपको मिलता है, दैट मींस 3200 के आसपास या 3220 के आसपास, तो आप उसको स्टैगर्ड मैनर में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हैं, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन योर ओन एनालिसिस। एंड उसके बाद लास्ट जो स्टॉक है, थर्ड जो स्टॉक है, ऑब्वियसली ये इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है या कोई भी एक्साइटमेंट एज सच नहीं है, बट ये एक ऐसा लार्ज कैप स्टॉक है, वन ऑफ द फ्यू लार्ज कैप स्टॉक जिसको मैं अपने पोर्टफोलियो में रख के रखा हूँ एंड बिंदास होल्ड कर रहा हूँ लॉन्गर टर्म के लिए। ऑब्वियसली जैसे एक मेरे पास है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ एंड मैंने 2075 पे एवरेजिंग अप भी की थी उसमें। एंड लार्सन एंड टोब्रो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन से मे बी उसको एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई थी, जिसके कारण थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन अभी ये वापस टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो ये ऐसा स्टॉक है जिसको आप बाय करके भूल सकते हो एंड आसानी से 15% का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी अभी स्टार्ट ही हुई है इंडिया में। एंड टेक्निकली अगर देखते हैं तो ये फर्स्ट बॉटम बनाया, ये सेकंड बॉटम बनाने के बाद यहां तक एटलीस्ट इस लेवल तक तो पहुंचा ही जा सकता है ओवर दी वेरी शॉर्ट टर्म, जो हो जाता है 3700 के आसपास। एंड अगर आप देखेंगे नीचे तो इसका जो सेकंड बॉटम था उसने एग्जैक्टली इसी के आसपास 3300 के आसपास से सपोर्ट लेके जंप कर रहा है, तो इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है। आरएसआई भी अराउंड 56 के आसपास है, जो अट्रैक्टिव लग रही है इस लेवल पे। तो चलिए वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।